रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, अब आ जाइए। अब हम लोग आते हैं भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में आज हमारा पहला सबसे बड़े अध्याय के बाद उससे भी बड़ा दूसरा अध्याय की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। और बिना ब्रेक दिए हुए ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री को हम आगे परसों करेंगे। परसों नहीं करेंगे, परसों करेंगे। इसका कोई ठीक है? परसों को बुझेगा, परसों करेंगे। अंग्रेजी को कहीं हिंदी बुझ गया, ऐसा ऐसा विद्वान सब है तो अनर्थ ही हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले दिन हम लोग ज्योग्राफी के पहले अध्याय भारत के भौगोलिक परिचय में थे, जहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछने की निश्चित संभावना होती ही होती है, जिसको दो भागों में बांटकर देखा था। एक भाग था भारत की भौगोलिक स्थिति और दूसरा भाग था भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, अक्षांश देशांतर, साथ में बिहार के विषय में बताया। और फिर दूसरा भाग था भारत के पड़ोसी देश और भारतीय राज्यों की सीमा और उस देश के साथ भारत के विवाद और मैत्री के बिंदु। ये सारे एंगल से हमने कल उसको समाप्त किया था। उसके पहले मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि भूगोल क्या है और भूगोल में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितने खंडों में बांटकर हम भूगोल को पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा कक्षा, तो तीसरी चौथी है, लेकिन दूसरा अध्याय है और वो दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन को फिजियोग्राफी कहते हैं। फिजियोग्राफी और कार्टोग्राफी में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? फिजियोग्राफी और कार्टोग्राफी में क्या अंतर होता है? फिजियोग्राफी और कार्टोग्राफी। इस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है? तुम लोग का अंग्रेजी भी साफ खत्म है, रोज कहते हैं पढ़ो पढ़ो, बेसिक सा वर्ड नहीं बोल पा रहे हो। ग्रेजुएशन सब लोग कर ही लिए हैं। फिजियोग्राफी होता है कि जब भौतिक विभाजन होती है उसका अध्ययन को हम लोग फिजियोग्राफी में देखते हैं। और यह है मानचित्र कला। ये जो मानचित्र मैपिंग है, ज्योग्राफी में क्या होता है? मैप बनता है। तो मैप जो बनता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? और भौतिक विभाजन के अध्ययन को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। इसी कड़ी में, फिजियोग्राफी की कड़ी में हम लोग सबसे पहले इस बात का अध्ययन करते हैं कि हमारा फिजियोग्राफी क्या है। ठीक है? फिजियोग्राफी में हम लोग देखते हैं, फिजियोग्राफी में हम लोग देखते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो आपका विभाजन है इसको हम लोग फिजियोग्राफी में रखते हैं। 11% पर्वत, 18% पहाड़ी, 28% पठार और 43% हमारा मैदान है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो इसी क्रम को आप ध्यान करके रखिएगा। कभी कभी प्रतिशत भी पूछ देता है कि मैदानी हिस्सा भारत का कितना है, 43% है। पर्वत कितना है? 11% है। पहाड़ी कितना है? 18% है। पठार कितना? 28% है। कभी कभी अनुक्रम भी पूछ सकता है। तो अनुक्रम क्या है? पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, यही अनुक्रम है बढ़ते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में क्या है? मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं भारत के भौतिक विभाजन को
फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी कहते हैं, फिजियोग्राफी कहते हैं। फिजियोग्राफी कहते हैं जिसके तहत जिसके तहत 11%, जिसके तहत 11% पर्वत, 11% पर्वत, 18% पहाड़ी, 18% पहाड़ी, 18% पहाड़ी, उसको बुलाओ तो सानू, सानू पहाड़ी, 28% पठार, पठार, 28% पठार एवं, इसको लगा दो तो, एवं 43%, 43% एवं 43% एवं 43% मैदानी हिस्सा है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ हिस्सा है। ठीक है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ हिस्सा है। ठीक है, ओके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। अब इस फिजियोग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है आपका क्या, उसमें सबसे पहले हम लोग पर्वत का अध्ययन करते हैं। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हमारा जो 11% भूभाग, हमारा जो 11% जो भूभाग है वो क्या है? पर्वत है। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से यह सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। कौन? ये जो हमारा पर्वतीय भाग है। 18% जो पहाड़ी है वो पर्वतीय भाग के तहत भी आता है और पठारी के क्षेत्र में भी आता है। अरावली की पहाड़ी, बिंद की पहाड़ी नहीं, ये सब जो अन्ना मल्लाई की पहाड़ी, नल्ला मल्ला नहीं, पालकोंडा, ये सब जो पहाड़ी है इसको आप पठारी क्षेत्र में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और पर्वत के भीतर भी कुछ पहाड़ी हिस्सा होता है। तो हम दोनों को, पर्वत और पहाड़ को जोड़ दीजिएगा तो यह 29% लगभग हो जाती है। जबकि हमारा पठारी क्षेत्र कितना है? हमारा पठारी क्षेत्र 28% है। हमारा मैदान कितना है? हमारा मैदान जो है वो लगभग 43% है। तो हम लोग इसी रूप में, हमारा यदि आप देखेंगे, इसका वो लो तो, ये इनर बोर्ड, हमारा यदि देखेंगे भारत को, तो ये क्या है आपका? ये आपका पर्वत हिस्सा है। पर्वत हिस्सा की चोटी हमेशा क्या होती है? वो नुकीली होती है। ये हमारा पर्वत हिस्सा है। और फिर ऐसे, और ये जो भाग है ये क्या है? ये पठारी हिस्सा है। ये भी ऊंचा है, ये 600 से 900 मीटर ऊंचा होता है। लेकिन 600 से 900 मीटर ऊंचा होता है। और आप देखेंगे कि यह, इसका शीर्ष क्या होता है? इसका शीर्ष होता है सपाट, सपाट। और ये तो हिस्सा ऐसे भी मैदान का है। जो प्लेन दिखाई देगा वो एनसीईआरटी लाया होगा, ये तो आपको देखे होंगे कि उसमें भी यह पिक्चर बना हुआ है। ठीक है कि नहीं? पढ़ा है तुमने बच्चा?
पढ़ा है? हाँ, असले में टिक नहीं लगाया तुम। भारतीय मरुस्थल में आकल जो है, जैसलमेर का ब्रह्म है, उसी पे टिक नहीं लगाया। केवल हमको दिखाने के लिए थोड़ा सा टिक उक लगा के ले आया है कि सर जिससे खुश हो जाएंगे। इसमें कहीं पर मैप दिए हुए है, तो आप यदि पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए, फिलहाल हम लोग कहाँ आते हैं? हम लोग आते हैं पर्वत में। तो सबसे पहले हम लोग पर्वत का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा पर्वत। भारत के भौतिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण भाग पर्वत भी होता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश उत्तर का पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और जिसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सबसे पहला लिख लो ट्रांस हिमालय। सबसे पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के ब्रैकेट में लिखिए कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय के ब्रैकेट में लिखिए कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय के ब्रैकेट में लिखेंगे कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय का दूसरा है हिमालय पर्वत श्रेणी। और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक है? चलिए, ये 3 भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। इसका एक भाग क्षेत्रीय विभाजन भी होता है। बड़े स्तर में जैसे जैसे जाएंगे तो इसका एक भाग को देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम भी उसको नोट करके दिखा ही देते हैं इस कक्षा में भी, जिससे थोड़ा बेस बना रहे और 1-2 लड़का इसमें यदि काबिल निकला तो भविष्य में आगे बढ़ जाए। सब तो उस लायक होता नहीं है या करना नहीं चाहता है। होता तो सब है, करना नहीं चाहते। क्योंकि मैं जब भी कुछ पूछता हूँ और उस तरह के फैक्ट ऑलरेडी 1 सप्ताह से मार्केट में तैर रहे होते हैं, पेपर और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, लेकिन महान छात्र ऐसे देखता है जैसे जिंदगी में पहली बार हमको देख रहा है। तथ्य तो छोड़ो, ठीक है कि नहीं? जो बड़ा खेद का विषय है, इतनी चर्चित सियरा लियोन, हिक्स, सितवे, लेकिन मेरे बताने के बाद आप सितवे क्यों बताए साहब? क्योंकि कल हम बताएं इसीलिए आज थोड़ा सा 2-4 लोग बताएं, नहीं? बस तो स्थिति तो यही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने से याद करके आ गए थे सितवे, जबकि 3 दिन से न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि ये भारत की समुद्र नीति की बहुत बड़ी विजय है और चीन इससे बौखलाया हुआ है। देखोगे तब ना, तो ध्यान है IPL पर तो देगा लड्डू, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है, हम ये नहीं कहते मनोरंजन नहीं करो, लेकिन साथ में जो 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई का समय है उसको अच्छे से देखो, ठीक है कि नहीं?
सिस्टमेटिकली देखो। अब इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया कि क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे भी हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। हिमालय हमारे लिए सिर्फ प्राकृतिक अवरोधक नहीं है और सैन्य सुरक्षा देने वाला यह क्षेत्र नहीं है, यह हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला और साथ ही सांस्कृतिक विभाजक भी है। एक समय हिमालय की सेना सैन्य रणनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्व था, लेकिन आज के बदलते रेडार, मिसाइल, वायुसेना के जो नवीनतम अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के बाद अब पर्वत पहाड़ का कोई बहुत महत्व रहा नहीं। पहले होता था कि हम अवरोध पैदा करते थे, प्राकृतिक अवरोधक था हिमालय, ठीक है कि नहीं, लेकिन अब उसका कोई बहुत, आप तो युद्ध स्थल क्षेत्र में लड़े भी नहीं जाते हैं। स्थल क्षेत्र में तो छोटे मोटे ऑपरेशन किए जाते हैं। युद्ध तो जब भी होता है तो अब वायुसेना युद्ध लड़ता है। यदि कहीं पर जल है तो जल जो सेना है वो जल सेना, नौसेना जिसको कहते हैं, वो युद्ध लड़ता है। पहले वाली बात अब रही नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे हिमालय को कई भागों में बांट कर देखते हैं, तो लिखिएगा क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हिमालय को कई भागों में बांट कर देखते हैं। अब लाना होगा हमको बोर्ड, तो बोर्ड ठीक है। क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हिमालय को कई भागों में बांटते हैं। जैसे पहला कश्मीर हिमालय, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, बैठ जाओ यहीं रहो, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हिमालय को, हिमालय का विभाजन, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हिमालय का विभाजन, ठीक है। क्या है हिमालय का विभाजन? पहला कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय जिसे हम नॉर्थ वेस्ट हिमालय भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर विभाजन को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हिमाचल या उत्तराखंड, हिमाचल एवं उत्तराखंड, उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। तीसरा दार्जिलिंग या दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। और चौथा अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो वहाँ पूर्वी है, यहाँ अरुणाचल है। ये आपका क्या है? क्षेत्रीय विभाजन है। किसका? हिमालय का। इसमें इस तरह के हिमालय में जैसे कश्मीर हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है और वो करेवा मिट्टी केसर के लिए, या जाफरानी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जाफरानी या केसर कहते हैं। उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ईरान। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ईरान। भारत में सबसे अधिक केसर कश्मीर। और केसर के लिए एक मिट्टी है जिसका नाम है करेबा, जिसका नाम है करेबा।
एनसीईआरटी को छोड़कर कहीं भी उस करेबा की चर्चा नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते रहो। क्लास कर रहे हो तो हम तो बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी किताब किताब होती है और मास्टर मास्टर होते हैं। एक मास्टर जो काम कर सकता है वो 20 किताब भी नहीं करेगा, और एक किताब जो काम करेगा वो 20 मास्टर भी नहीं कर सकता है। सबकी अपनी अपनी अहम भूमिकाएं होती हैं। इस स्तर पे तो बहुत ज़्यादा किताब की भूमिका नहीं है, लेकिन इसके बाद के स्तर पे किताब की भूमिका है। फिर भी एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी का एक अलग से श्रृंखला भी शुरू किए हुए हैं, जिसमें 9 तक हम साइंस ख़त्म कर चुके हैं और अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे। उसका अलग अलग करके 1 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसमें हम धीरे धीरे करके सप्ताह में 2 कक्षा 3 कक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं उसमें। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये कश्मीर का जो हिमालय है, ठीक है कि नहीं, इस सब की चर्चा होगी आगे। पहले इसकी चर्चा हो जाए। किसकी? जो ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, और जो पूर्वांचल का हिमालय है, पहले उसकी कंप्लीट चर्चा हो जाए, तब ना इसकी चर्चा करेंगे। अब आइए ट्रांस हिमालय। सबसे पहले लिखो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसे कौन सा हिमालय कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और ऊपर ही लिख दिए थे कि हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके 4 पर्वत श्रेणी है। इसके कितने पर्वत श्रेणी है? 4। पहले तो ये लिखिए, ट्रांस हिमालय के 4 पर्वत श्रेणी। पहला कराकोरम। पहला है कराकोरम। कराकोरम। दूसरा है लद्दाख। लद्दाख। तीसरा है जास्कर। और चौथा है कैलाश। कैलाश, जहां मानसरोवर झील है, ब्रैकेट में लिख दो मानसरोवर झील। तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? चीन में। और तिब्बत कहाँ है? चीन में। ठीक है, चलिए अब इस कराकोरम के विषय में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कराकोरम में 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन, ये भारत की है, भारत में नहीं है। भारत की इसलिए कि यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वह कराकोरम श्रेणी में ही है। जब मैप आप देखिएगा कराकोरम श्रेणी का, इसलिए कहते हैं ना मैप अपना देखिए, ये जो पार्ट से ऊपर का पार्ट है, ये क्या है? कराकोरम श्रेणी है। ठीक है कि नहीं? तो अपने मैप को देख लीजिए। ये तो हर भारतीय मैप में होगा, और ये कंप्लीट मैप है, जिसको हम फोटो खींच के भेज भी देंगे। इसमें नदी भी है, इसमें पहाड़ी भी है, इसमें पठार भी है। मैंने भारत का एकमात्र ऐसा मैप है एनसीईआरटी में जो सबसे इंटीग्रेटेड अप्रोच में है। इसमें नदी भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, मतलब ढेर सारी चीज़ें। सिर्फ इसको आप रोज़ देखते रहिएगा तो ऐसे ही बहुत बायोलॉजी में ज्ञान हो जाएगी। तो फिर आइए, अब बायोलॉजी कहता हूँ, ज्योग्राफी में आपको ज्ञान हो जाएगी। तो लिखिए पहले, इस श्रेणी में इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की
भारत की, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसको फोटो खींच के ला सकते हो, अभी इस पे ला सकते हो इसको, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टिन ऊंचाई 8611 मीटर, ऊंचाई 8611 मीटर, उल्लेखनीय है। क्या है? उल्लेखनीय है। कौन? किसमें? कराकोरम श्रेणी में, ठीक है कि नहीं। और कराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में। अभी मैप दिखा भी देता हूं, फिर अपना घर पे उसको साथ लीजिएगा, हमेशा रखिए, देखते रहिए। सबसे उत्तरी भाग है कौन? कराकोरम। और कराकोरम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टिन कराकोरम श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और यह चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका कैपिटल कहाँ है? जिसका कैपिटल है कहाँ? मुजफ्फराबाद। कॉपी के ऊपर में लिख लो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का कैपिटल, पाक ऑक्युपाइड माने पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, ठीक था, उसी को कर देता। कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? मुजफ्फराबाद, ठीक है। देखो, यदि इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेजो तो, सबके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, भेज दिया हो। जो पीछे बैठे हुए हैं वो मेरे व्हाट्सएप मैं भेज रहा हूं। गया सबके? गया ना? सब बैच में गया? नहीं गया? गया ना सब में? चलिए, तो मैं अभी बता रहा था क्या? मैं अभी बता रहा था कि सबसे उत्तर में क्या है? कराकोरम है। और कराकोरम के पास ही क्या है? K2। और ये सबसे उत्तर है। उत्तर कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस हिमालय को सजाइए, तो उत्तर में क्या? कराकोरम। उसके बाद क्या? लद्दाख। उसके बाद क्या? जास्कर। अपने आप मैप देख, क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन का स्वरूप समझ जाइएगा तो अपने आप इसको सब लिख दीजिएगा, मतलब टिक लगा दीजिएगा कि सबसे ऊपर क्या है? कराकोरम। उसके बाद क्या है? लद्दाख। उसके बाद क्या है? जास्कर। और फिर कैलाश श्रेणी होगा इसके, जास्कर के पूरब में होगा कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी यहाँ है जहाँ मानसरोवर झील है, और ये तिब्बत में है। और ये कहाँ है? तिब्बत में है। इसको ध्यान करके रखिएगा। मैप भेज भी दिए हैं, उसको निकाल लीजिएगा, उसको कॉपी में साट लीजिएगा। ऐसे NCERT 10-20-50 रुपए का है, खरीद ही लीजिएगा। आगे चलिए, इसके बाद आइए, ठीक है कि नहीं। ट्रांस हिमालय में हमें और क्या देखना है तो लिखेंगे, रहने दो इसको। ट्रांस हिमालय में इस श्रेणी में कई हिमनद पाए जाते हैं। काराकोरम में
या इस श्रेणी में कई हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 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 सियाचिन, बालतोरो, सियाचिन, जैसे सियाचिन, बालतोरो, बालतोरो और बियाफो, बियाफो, बालतेरो और बियाफो। कौन कौन? सियाचिन, 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 दूसरा बालटोरो, तीसरा बियाफो। ये सब क्या है? हिमनद। हिमनद का मतलब बर्फ की नदियां, ठीक है कि नहीं? और ग्लेशियर जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, और ये ग्लेशियर जो है उसमें ये सबसे खतरनाक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ठीक है कि नहीं? और इसको मेंटेन करने के, इसको नियंत्रण में लाने के लिए ऑपरेशन, भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। पहले यह पाकिस्तान के कब्जे में था। ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से इसको हम लोग नियंत्रण में किए। और इसके विषय में एक बात और, अभी करंट के दृष्टि से दो नाम कभी नहीं भूलिएगा। एक नाम है गीतिका और दूसरा नाम फातिमा वसीम। ऑपरेशनल पोस्ट पर है, मान लिया वहाँ ऑपरेशनल पोस्ट है, वहाँ है फातिमा वसीम, अंदर में सैनिक लोग रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जो 10, 20, 50, 100 जो भी है, वहाँ है गीतिका कॉल। क्योंकि स्वास्थ्य कंडीशंस वहाँ के सैनिकों का गड़बड़ाता रहता है, काफ़ी हाइट पे है और है तो नेचर के साथ है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी है। अपने यहाँ का 2-3 लड़का वहाँ सेना में था, तो कई ड्यूटी निभा कर आता भी है मैदान में, फिर और भी चटकरा लेकर रोचक किस्से सुनाता है। कभी कभी हमसे मुलाकात हो जाती है तो बताता भी है। एक लड़का तो वहाँ से अभी ऑनलाइन करता भी है शाम के समय में, ठीक है कि नहीं? तो सियाचिन ग्लेशियर पे तो उसको दिक्कत भी होती है, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या रहती है, तो वो तो चलता रहता है। कम से कम क्लास तो कर लेता है, PDF चला ही जाता है, व्हाट्सएप है ही, ये सब उसको वैसे छात्रों के लिए वो मदद करता है। मूल में आइए, तो सियाचिन ग्लेशियर लिखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा नियंत्रण में किया गया। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा नियंत्रण में किया गया। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा नियंत्रण में किया गया ध्यान रखें कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ध्यान रखें कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है, जो शोक में जाकर मिल जाती है, जो शोक नदी में मिल जाती है। ये किस नदी में मिलती है? शोक में। और यह शोक सिंधु में जाकर मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। और यह शोक सिंधु में जाकर मिल जाती है। और यह सिंधु नदी के किनारे ही लेह लद्दाख है। इस सिंधु के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह लद्दाख। इस सिंधु के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है?
लेह लद्दाख। कौन सा शहर है? लेह लद्दाख। ठीक है। आप श्लोक याद रखिए चाहे नहीं रखिए, कोई कठिनाई नहीं होगी, ये सब बड़े स्तर के लिए है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा। उसको जरूर याद करके रखिएगा। तो इस तरह से यह जो कराकोरम है ये क्या हो गया आपका? समाप्त। अब कराकोरम के दक्षिण आएंगे। यदि कहेगा उत्तर से दक्षिण से उत्तर, कौन सी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की? तो जास्कर है, लद्दाख है, कराकोरम है। यदि कहेगा उत्तर से दक्षिण, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब आइए दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, तो लिखिए लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी को हम क्यों जाने? दो कारणों से जानते हैं। एक, सबसे ठंडा मरुस्थल है, और दूसरा, सबसे ठंडा मरुस्थल के अलावा लद्दाख को हम लोग, लेह लद्दाख को इसलिए भी जानते हैं कि सबसे कम बारिश होती है, तो वनस्पति का घोर अभाव होता है वहां। तो लिखेंगे सबसे ठंडा भारत का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है, और यहाँ सबसे कम वर्षा होने के कारण वनस्पति का अभाव। यहाँ सबसे कम वर्षा होने के कारण वनस्पति का अभाव है। ठीक है। किसका अभाव है? वनस्पति का अभाव है। ठीक है। तो यह ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। कौन? लद्दाख। और जैसे कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है, उसी तरह से लद्दाख में भी जंगली गधा पाया जाता है। तो जंगली गधा मिलने वाला दो ही क्षेत्र है, एक है कच्छ का क्षेत्र और दूसरा है लद्दाख। तो वहाँ एक लाइन लिख देना कि कच्छ के रण के अतिरिक्त, कच्छ के रण के अतिरिक्त कच्छ के रण के अतिरिक्त भारत में जंगली गधा गुजरात में भी मिलता है, लद्दाख में भी मिलता है। जंगली गधा लद्दाख में भी मिलता है। लद्दाख में भी मिलता है। हो गया? क्या हो पंडित जी, बड़ा मुस्कुरान हो रहा है। आप तीनों इधर आइए, तो तीनों इधर आइए। बड़ा वहां आनंदित है, इधर आइए। तीनों इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तीनों इधर आइए, आइए 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 आइए। अरे आओ ना, जाओ वहां तीनों बैठो, तो जाओ। एक आदमी वहां बैठो, एक आदमी वहां बैठो, एक आदमी यहाँ बैठो, एक तुम इधर आओ। तुम तो सीधा साधा था। हो गया, दूठो लुच्चा मिल गया, उसके साथ गपिया रहा है। आओ इधर आओ। सज्जन जो दुर्जन के साथ रहता है ना, तो वो उसको सज्जनता नहीं सिखाता है, उसको दुर्जनता सीख लेता है। सड़े हुए आम के साथ रहिएगा तो सब आम सड़ जाएगा। गप कर रहे थे तीनों बैठ कर।
टांग देंगे, समझ में आ जाएगा। बच्चा है, नहीं कुछ कहना चाहते। हाँ, कहाँ थे हम लोग? जी जी। हाँ, अच्छा, आज तो 2-4 महीना पे आए हैं तो इसी तरह से गप दे रहे होंगे। खड़े होइए आप। किस इंडिया में चले गए थे? ड्यूटी? नौकरी करती हो तुम? कॉलेज में ड्यूटी? क्या क्या चलता है? क्या चीज का ड्यूटी? तुम कौन सी कर रहा है? अल्ट्रासाउंड कर रहा है? भारी भरकम नहीं थे, किसी का अल्ट्रासाउंड कर देगा, इसी का कर देगा, इसका किडनी निकाल के बेच देगा। नहीं जाना इसके पास। वो फिल्म देखे थे ना, रन, कि बड़ा अजीब है भैया, दिल्ली आए थे कमाने, किडनी तक बेच दिया। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ चक्कर में मत रहना। चलो आगे चलो। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे। कराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। तो लिखोगे जास्कर। सब में एक एक दो दो बातें लिखनी है। जास्कर, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इस श्रेणी के प्रसिद्ध दर्रा जो जिला है, इस श्रेणी का प्रसिद्ध दर्रा जो जिला है, जो जिला है, इस श्रेणी का प्रसिद्ध दर्रा जो जिला है, जो किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। चलिए, इसका लिख देंगे कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी या पूर्णतः तिब्बत में है। कैलाश श्रेणी देखो कहाँ पे है, अपने व्हाट्सएप पे देखो मैप में कि जास्कर के पूरब में है ना? ठीक है, और वह पूर्णतः तिब्बत में, लिख देना पूर्णतः तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील है, तिब्बत में है मानसरोवर झील है, जहां से 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जहां से 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती है। कहां से? जैसे कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। SSB ये पूछता है, इसलिए याद करके रखिएगा। तो कौन सी नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है? सिंधु, सतलज और समझे? एकाग्रता से पढ़िए, गप के लिए तो समय है ही। बैठ जाइए, क्लास खत्म हो जाए, मित्र बैठो, थोड़ा आधा घंटा तुमसे बतियाएंगे, भर पेट बतिया लेना। तुम लोग अपने ना भाग जाता है, बैठ करके बतियाते रहो। तो बात समझा कि नहीं? तो क्लास में पढ़ाई के समय मत बतियाओ, उस समय कंसंट्रेट रहो, उसे 4 बार सोचो। अच्छा, कराकोरम, लद्दाख आएंगे, दक्षिण में तो लद्दाख, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद उसके पूर्व में कैलाश। अच्छा, ये जो सोचोगे, बात समझा? तो सोचोगे तब ना, नहीं तो पहला सबसे दक्षिण में क्या है? कहता है कराकोर, कहती है कराकोरम है। ठीक है, सबसे उत्तर में अभी लिखे है ना? लिखे नहीं है, देखे, इसलिए ना उसको फोटो करा करके ऊपर में डाल दिया गया, आपको भेज दिया गया कि देख लो थोड़ा सा, और अपने आप याद भी हो गया होगा। एक आध बार घर पे जाकर आज देख लोगे तो फिर एकदम जेहन में
बैठ जाएगा। इसलिए कहते हैं मैप बेस्ड कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने की कला। हमारे देश में आज से नहीं बनता है मानचित्र, ईसा पूर्व से ही बनता है, लेकिन उस समय का नॉन साइंटिफिक था, आज क्या हो गया, साइंटिफिक हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। फिलहाल आपकी जानकारी में दे दूं कि आज से हजारों साल पहले टॉलमी ने एक किताब लिखी थी, ज्योग्राफी। टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी थी? ज्योग्राफी। 3 किताब प्राचीन भारत की बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी की ज्योग्राफी, और अज्ञात, उसका अभी लेखक का नाम नहीं पता है, पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी। उस तीनों में ज्योग्राफी की जानकारी मिलती है। लेकिन चूंकि नेचुरल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की जानकारी अधिक है, लेकिन इतिहास बिना भूगोल का जी नहीं सकता। बिना भूगोल का इतिहास की सही व्याख्या हो नहीं सकती है। ठीक है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। भूगोल बदल सकते हो, इतिहास नहीं बदल सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो हाँ, इस बात को, भूगोल हमको बदलना हो तो बदल नहीं देंगे, नेपाल को मिला लेंगे और भारत का 29वां राज्य घोषित कर देंगे। पाकिस्तान को मिला लेंगे, 30वां राज्य घोषित कर देंगे। 140 करोड़ है ही, 1.5 करोड़ नेपाल, उसका आधा आबादी तो इंडिया में ही रहता है। अब 20 करोड़ पाकिस्तान बढ़िया से बैठ करके खिलाएंगे, काम भी करवाएंगे, और उसका सारा क्षेत्र मेरा, उसका जितना, अरे उसका गेहूं का सबसे, विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उसके पास तो बेहतर गवर्नेंस नहीं है, नहीं तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म के आधार पे वो स्विट्जरलैंड रहता। उसका ऐसा ऐसा क्षेत्र है पर्यटन के दृष्टि से, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा दे, सड़क, रेल और वायुयान, और थोड़ा सा जो क्लासिकल वे है, ऑर्थोडॉक्स व्यू है, उसको कम कर ले तो वो टूरिज्म को बेचने लगेगा, अरबों डॉलर कमा सकता है। लेकिन वहाँ का गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग अभी देख रहे थे कैलाश को, तो कैलाश खत्म हो गया ना। अब आइए, कैलाश जब खत्म हो गया तो ये पूरा पार्ट्स देखते हो, ये सब हिमालय है, ये सब पूरा पार्ट्स क्या है? अब आइए हिमालय। इसलिए ऊपर में पहले ही लिख दिए थे कि ट्रांस हिमालय, हिमालय का भाग, एकदम कान खोलकर सुन लो और लिख भी लो, 5 बार बोल भी दिए हैं। अब आइए हिमालय पर्वत श्रेणी, तो दूसरा कौन सा भाग है? तो लिखो हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले हिमालय लिखिएगा। पहली बात, आज जहां हिमालय है, देखिए आज जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था। अति महत्वपूर्ण है कि हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत सबसे पहले वेगनर ने दिया। लेकिन इसके जनक विल्सन को माना जाता है। टूजो विल्सन को माना जाता है। टूजो विल्सन को माना जाता है। यह भी ध्यान में रखें कि 1967 में मैकेंजी पार्कर ने
मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? मैकेंजी और पार्कर ने। और सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे? तो सबसे पहले थे वेगनर। और जनक किसको माना गया? टूजो विल्सन को। जनक किसको माना गया? टूजो विल्सन को। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे भैया नहीं खिलाया जी, कैसा नालायक है, गजब। कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्लेट टेक्टोनिक स्थित प्रतिपादन किया। पहले तो ये जान लो कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था, और उसका वर्तमान जो उत्पत्ति है वो कौन सा सिद्धांत है? प्लेट टेक्टोनिक। पृथ्वी 7 प्लेटों में बटा हुआ है, और जब 2 प्लेट टकराई तो हिमालय का क्या हुआ? उत्थान हुआ। यही प्लेट टेक्टोनिक है। पृथ्वी कितने प्लेट में बटी हुई है? 7। कॉपी के ऊपर में जगह है, लिख दो। जब बातचीत के क्रम में यह बात उभर कर सामने आ गई तो लिख दीजिए। प्लेट टेक्टोनिक में पृथ्वी 7 प्लेटों में बटा हुआ है। पृथ्वी 7 प्लेटों में बटा हुआ है। कितने प्लेट में बटी हुई है? 7 प्लेट में बटी हुई है। फिर लिखिएगा हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है महान हिमालय। पहला है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, महान या बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। कितना नाम कहोगे? अरे बात एक ही है। महान को अंग्रेजी में ग्रेट कहेंगे, उसको हिंदी में बृहत कहेंगे, नहीं तो महान हिमालय पे। अच्छा, महान हिमालय में चूंकि बर्फ रहता है, चूंकि सबसे ऊंचाई वाली चोटी है तो बर्फ रहता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। इसलिए उसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। तो पूछेगा निम्नलिखित में से हिमाद्री क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कराकोरम। 2 महान हिमालय या बृहत हिमालय। 3 लघु हिमालय। 4 शिवालिक हिमालय। कहाँ गया शिवालिक हिमालय? शिवालिक हिमालय, या जिसको पर्वतपदीय हिमालय कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्या मारिएगा? बृहत हिमालय पर। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा तो बहुत आसान है। मैप देखते रहिए, और जितने ल्यूसिड वे में मैंने बता दिया है, सिर्फ 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाएं दाएं नहीं रहेगा। अब आप भुला जाइएगा कि प्लेट टेक्टोनिक का जनक कौन था, अब मार दीजिएगा क्या मोहम्मद विराट खिलजी, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कल क्या हुआ जी आईपीएल में? कल आईपीएल में क्या हुआ गिरजा बाबू? पता है, बताना नहीं चाहता, क्यों? अरे लास्ट में हम देख नहीं पाए थे। जीत गया 2 रन से। एक गेंद शेष था, मार दिया छक्का कि चौका? अच्छा, हेट मायर मारा था। अच्छा अच्छा बच्चा पूरा कहाँ से देखेंगे यार, मेरे भाग में पूरा कहाँ है। ठीक है कि नहीं? 8:30 पौने 9 तक तो क्लास ही लेते रहे हम। सुबह 1 बजे से, सुबह से जो तुम्हारा शुरू हुआ, बीच में आधा घंटा ब्रेक, 1 बजे से तो 9 बजे तक क्लास ही थी। हाँ, लेकिन लास्ट में देख लिए थे हम लास्ट 2-4 ओवर देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी के लिए पूछते हैं। अब सब पूछता है, वैसा सब देखे हुए था। देखा था कि नहीं देखा था? बट झूठ बोलता है, मास्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए।
मास्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबू से, म्याँ से, मास्टर से, इस सबसे झूठ मत बोलो कभी, कहीं के नहीं रहोगे। 3 आदमी से झूठ नहीं बोलना। हाँ, हम पूछे देखे, जी सर, देखे सर, नहीं सर नहीं देखे सर, तो इससे क्या हो जाएगा? सिनेमा देखते, नहीं सर सिनेमा नहीं देखते हैं सर, आज तक जिंदगी में राजा हरिश्चंद्र देखे थे, उसके बाद कोई सिनेमा नहीं देखे थे। तो ऐसा आदर्शवादी, अरे युवा हो तो देखो, सिनेमा क्यों नहीं देखोगे? देखो, सब काम करो, लेकिन उस काम के बीच में प्राथमिकता किसको रखो? पढ़ाई को। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये जो समय पढ़ाई का बीत जाएगा तो भारी अफसोस होगा। तुमसे तेज तो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम तो ठीक से लिख भी नहीं पाता है, ठीक है कि नहीं? इससे रोज 10 ठो क्वेश्चन पूछना तो घर पर, सर हिम्मत है सर मेरा, ये तो बहुत मारेगा सर। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखे जी? अच्छा, ग्रेट हिमालय लिखे, ग्रेट। दूसरा हिमालय लिखो, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। पर्वतपदीय हिमालय। पर्वतपदीय हिमालय। शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। अब सबसे पहले किसको लिखेंगे? महान हिमालय। तो लिखो महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। छह हजार मीटर होती है। यह बर्फ से ढकी हुई क्षेत्र है। यह बर्फ से ढकी हुई क्षेत्र है, इसीलिए इसकी सभी, इससे निकलने वाली सभी नदियां में सालों भर पानी रहती है। इससे निकलने वाली सभी नदियों में सालों भर पानी रहती है। ठीक है, सालों भर पानी रहती है। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अति महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848 मीटर इसी हिमालय में। देखो ये एवरेस्ट पर्वत है, ये 8848 मीटर इसी पर्वत में। ठीक है, और ध्यान रखिए कि इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा। तिब्बत में इसे, तो लिख देना, ध्यान रखें कि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा, ध्यान रखें कि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा कहते हैं।
चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है, चोमोलुंगमा कहते हैं। और जहां एवरेस्ट है देखो वहीं पर कंचनजंगा है, और कंचनजंगा सिक्किम में, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अब विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो प्रथम दो कौन है? एक एवरेस्ट और दूसरा K2। तो तीनों पढ़ लिए ना, 1 2 3 तो ऐसे ही याद रहना चाहिए, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? फिर लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि इसी हिमालय में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, 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 और भारत में सबसे ऊंची चोटी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या? कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके अतिरिक्त नंदा देवी उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेट उत्तराखंड, कामेट उत्तराखंड, यहां देखो, कामेट और नंदा देवी दोनों एक जगह है। इसका नंगा पर्वत होगा यहाँ, और नंगा पर्वत कहाँ है? कश्मीर में। तो लिखेंगे नंगा पर्वत कश्मीर, नंगा पर्वत कश्मीर, नंगा, नंदा नहीं, नंगा, नंगा, नंगा पर्वत कश्मीर, नंगा पर्वत कश्मीर, जिसे कीलर माउंटेन भी कहा जाता है, कीलर माउंटेन कहा जाता है। नंगा पर्वत में लिख दो, कीलर माउंटेन कहा जाता है, कीलर माउंटेन भी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से कौन बताएंगे कि जितनी अभी पर्वत की मैंने तारीफ की है उसमें कौन सी पर्वत विश्व विरासत सूची में है? कंचनजंगा भी है और नंदा देवी भी है, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। और नंदा देवी इसलिए भी है कि यहाँ एक फूलों की घाटी है। आगे क्षेत्रीय विभाजन जो मैंने लिखाया है उसमें उस फूलों की घाटी की मैं जरूर चर्चा करूँगा। जैसे कश्मीर हिमालय में मैंने करेबा मिट्टी केसर की चर्चा की है, उसी तरह से जब मैं उत्तराखंड हिमालय लिखे हैं ना, हिमाचल हिमालय और उत्तरांचल हिमालय नहीं लिखे हैं क्षेत्रीय विभाजन में, तो वहाँ पर उत्तरांचल हिमालय में पुनः हम नंदा देवी की चर्चा करेंगे। और वहाँ हम फूलों की घाटी की चर्चा नहीं लिखित आपको जरूर जानकारी देंगे, तो ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो महान हिमालय में ये सबसे ऊंची चोटी जो है, ये ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी में कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कितना मीटर? 8848 मीटर, ठीक है। और अन्य में तो आपको जानकारी में दिया ही हूँ, इतना कम से कम याद रखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कई तरह के ग्लेशियर पाए जाते हैं महान हिमालय में। लिखेंगे महान हिमालय में
महान हिमालय में एक आध लाइन और लिख दो। ये जो पार्ट्स है, मकालू, ये सब जो है, अन्नपूर्णा, ये सब लिख दो। लिख देंगे महान हिमालय में कई अन्य महत्वपूर्ण चोटी भी है, कई अन्य महत्वपूर्ण चोटी भी है। कई अन्य महत्वपूर्ण चोटी भी है, जैसे मकालू चोटी नेपाल, मकालू और अन्नपूर्णा चोटी नेपाल, मकालू और अन्नपूर्णा चोटी नेपाल, नेपाल। धौलागिरी की चोटी नेपाल, धौलागिरी की चोटी नेपाल। ये तीनों चोटी को ध्यान रखना। कौन तीनों चोटी? वो सुमेलित करने में कभी आ सकता है, वो सुमेलित करने में कभी भी आ सकता है। तो इस तीनों चोटी को भी ध्यान रखिएगा, काम देगा। और विश्व विरासत सूची में कौन है? नंदा देवी और कंचनजंगा विश्व विरासत सूची में कौन है? तो कॉपी के ऊपर में जगह है, तो लिख लिया, लिख लिया। विश्व विरासत सूची में नंदा देवी और कंचनजंगा है। कौन है? नंदा देवी और, ध्यान रखिए। चलिए अब लिखिएगा महान हिमालय में कई ग्लेशियर भी हैं, जैसे कई ग्लेशियर भी हैं, जैसे गंगोत्री। कई महान हिमालय में कई ग्लेशियर भी हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान, पिंडरी, हाँ पिंडरी या पिंडारी लिख सकते हैं, पिंडरी इत्यादि। ठीक है, कौन कौन लिखे? गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगा। यमुनोत्री से यमुना। ये दोनों ग्लेशियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल कर भी मैं पूछूंगा, जब नदियां पढ़ाएंगे तो पूछेंगे कि गंगा कौन से ग्लेशियर से कहां से निकलती है, तो क्लियर रहेगा। इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में करके रखिए। अभी महान हिमालय में एक दो बातें और जाननी है। दर्रा समझते होगे क्या होता है? दर्रा होता है कि दो पहाड़ के बीच जो सकरा क्षेत्र होता है, जो बर्फ से घिरा होता है, उस पर चलना बड़ा कठिन होता है। ठीक है कि नहीं? उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। जैसे श्रीनगर और लेह से अभी हमने जोड़ा था, जो जिला दर्रा। इसके अलावा आपका उसी तरह से बारालाचा है, जो लेह को मंडी से जोड़ता है। तो जो महान हिमालय के तहत जो महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं, उसको एक जगह 4-5 दर्रे हैं, लिख लो। तो लिखेंगे महान हिमालय के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। महान हिमालय के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आ जाना, जाओ काम कर लो। निम्नलिखित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बारालाचा सबसे ऊंचाई पर हाईवे है। 12 लिखो ना, 12 लिख दे क्या? बारालाचा। अब बारालाचा दर्रा के ब्रैकेट में लिख दो कि सबसे ऊंचाई पर,
सबसे ऊंचाई पर हाईवे है। इसका फोटो वोटो भी कभी कभी कहीं कहीं देखते होंगे, पटना एयरपोर्ट के आसपास है इसका फोटो। सबसे ऊंचाई पर हाईवे, हाईवे सबसे ऊंचाई पर है। कौन सा? बारालाचा, जो किसको किसको जोड़ता है, लिख देंगे, या लेह और मंडी को जोड़ता है। लेह और मंडी, मंडी से खड़ा हुई है एक अभिनेत्री कंगना रनौत। ये हम पढ़ाए थे, हम बताए थे, और हमको ठग रहा है, अपने से याद कर लिया कंगना रनौत, हम बताए भी नहीं। तो यही तो मैं कहता हूँ, अच्छी बात है, इंटरेस्ट जिसमें रहता है, आईपीएल में, कंगना रनौत में, आलिया भट्ट में, तो तुरंत याद हो जाता है। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, सियरा लियोन में इंटरेस्ट क्यों रहेगा, हिग्स बोसोन में इंटरेस्ट क्यों रहेगा, सिथिबे में इंटरेस्ट क्यों रहेगा? हाँ हाँ ठीक है, बड़ा बढ़िया, मास्टरवा के काम से हुआ तो ये अपने पढ़ाते, ठीक है, आपका कोई काम नहीं है। हमारे आने के पहले तुम बताओगे तो हम क्या हो जाएंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे। सर यही तो मेन समस्या है सर, कि आपको पागल नहीं करने देना चाहते, और आप चाहते हैं कि पागल हो जाए। ठीक है, अगले दिन से हम लोग पढ़ के आएंगे, आपको पागल कर देंगे, ठीक है कि नहीं, मूल में आ जाइए। चलिए ठीक है जी, कुछ कहना चाह रहे थे भावना, क्या क्या कर रही थी? हाँ हाँ हाँ, कहता है कि सर यदि पागल हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? एक तो बात मैं तुमको कह दूं, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। शादीशुदा हो? है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। एक दिन हमसे अकेले में मिलना, आज ही मिलना, ठीक है, प्रवचन थोड़ा सा अलग से देंगे तुमको, विशिष्ट प्रवचन। चलो मिल मूल में आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, बारालाचा। अक्सरा जो हमसे मिलता है तो क्या क्या कहता है समझे, सर याद नहीं होता है, ठीक है, तो याद नहीं होता है। ये भी मिला था तो कहा था याद नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। हमेशा ये भी कहती है कि याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है तो एक हम भभूत दे देंगे, भभूत, उसको लगा लेना उसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद 10 दिन लगाओगी तो देखना अपने आप जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो याद, रिवीजन करो, सबसे अच्छा है याद करने का। सबसे अच्छा तरीका क्या है, नहीं भी पढ़ने का मन है ना तो कॉपी रखे रहो, ऐसे करके, किसी से घर में बतिया भी रही ना, कॉपी रखे रहो, ऐसे करके देखते रहो। अच्छा बात है तो उससे बतियाते रहो, अच्छा बात नहीं है तो देखते रहो, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। कॉपी हाथ में हमेशा लेके चलते रहो, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका, बार बार कॉपी को देखिए, अपने आप याद, और क्वेश्चन बैंक जरूर बनाओ, ठीक है कि नहीं। अब तो हम इस कक्षा में रोज 25, आज भी 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, ठीक है कि नहीं। लास्ट में 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, हालांकि उसमें 25 नहीं है, 30 क्वेश्चन है, एक पन्ना में जितने क्वेश्चन आ जाएंगे। आज ज्योग्राफी का आप लोग का लेंगे, ठीक है कि नहीं, रोज लेंगे, कभी ज्योग्राफी कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी कभी हिस्ट्री, कभी विविधा कभी करेंट। बात समझा कि नहीं समझा? समझे तुम? हाँ, तो कॉपी लेके अल्ट्रासाउंड कर दे जाना, ऐसा नहीं कि कॉपी का अल्ट्रासाउंड कर देना। चलो समझी? तो इसलिए किताब जरूर पढ़ो। एनसीईआरटी क्या हुआ तुम्हारा? सर एनसीईआरटी को घर में जो है ना सजा के रखे हैं सर, उसमें अगरबत्ती दिखाते हैं, तुम्हें बमाता। अरे कॉपी किताब हमेशा छितरा रहना चाहिए। कई जगह जाओगे किसी के यहाँ, ठीक है कि नहीं, कॉपी के एकदम करीन है, एकदम ऐसा लगता है कि बस वो केवल रोज साफ करता है किताब को, इना नहीं छू किताब के, मुझे मत छुओ, तब तो हो गया किताब। किताब जब तक लोट पोट नहीं रहा, कुछ पन्ना उन्ना फटा नहीं, ढीला नहीं हुआ, तो फिर पढ़ा क्या तो, समझा? इसलिए किताब को सजाओ नहीं, किताब को पढ़ो, ठीक है। क्या करना है? पढ़ना है। चलो लिखो आगे, कहाँ थे हम लोग? बारालाचा हो गया ना, ठीक लगाओ तो उस पर। दूसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा
रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को जोड़ता है। तीसरा, चौथा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, बस उसमें नहीं जोड़ना, नहीं लिखो। फिर लिखो लिपू लेक उत्तराखंड, सिपकिला, लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम। जब चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तो सबसे पहले मैं इसी दर्रा को बंद किया था। मैं नहीं, मतलब भारत सरकार इसी दर्रा को बंद किया था। और चाइना के साथ फिर व्यापार जब बढ़ाने की बात हुई, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी नाथुला दर्रा को ही खोला था। तो आपसे कभी पूछे, ठीक है, तो आप नाथुला पर ही टिक लगाएंगे, नाथुला पर टिक लगा लो। और लास्ट है बोमडिला और बुमला, बोमडिला, बोमडिला लिख लो, अरुणाचल, और दीफू, बोमडिला दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला और दीफू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? तो महान हिमालय क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। नोट में 2 बातें लिख लीजिए, महान हिमालय के नोट में 2 बातें लिख लीजिए कि महान हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन काल में हुई थी। महान हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन काल में हुई थी, ओलिगोसीन काल में हुई थी, ओलिगोसीन काल में हुई थी। ओलिगो, ओलिगो लिख दे, ओलिगो, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन काल में हुई थी। ठीक है, किस काल में हुई थी? ओलिगोसीन काल में। ऐसा नहीं कि ओलिगोसीन नंगा। तुम लोग का कोई ठीक है? ठीक है, ओलिगोसीन काल में हुई थी। और दूसरा, महान हिमालय में ही क्षेत्रीय विभाजन में कश्मीर हिमालय आता है। महान हिमालय के तहत ही कश्मीर हिमालय आता है, कश्मीर हिमालय आता है, जहां करेवा मिट्टी, जहां करेवा मिट्टी, करेवा, जहां करेवा मिट्टी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें केसर की खेती होती है। करेवा मिट्टी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें केसर की खेती होती है। केसर की खेती होती है, केसर या जाफरानी, उसको जाफरानी भी कहते हैं। मिठाई उठाई बनाने में, उसको सुगंध लाने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद आ जाइए, इसी हिमालय के तहत जो कश्मीर हिमालय है, उसमें कुछ लवणीय झील है, कुछ अलवणीय झील है। पहले अलवणीय झील याद रखो। और अलवणीय झील में डल झील, बूलर झील। अलवणीय झील का क्या मतलब हुआ? मीठे पानी का झील। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे कश्मीर हिमालय में ही, नोट नंबर 3, कश्मीर हिमालय में ही, कश्मीर हिमालय में ही, कश्मीर हिमालय में ही, कश्मीर हिमालय में ही, हिमालय में ही डल झील और बूलर झील मीठे पानी का झील है। डल झील और बूलर झील मीठे पानी का झील कश्मीर में है। कश्मीर क्या लिखना हो, तो लिखा ही हुआ है कश्मीर हिमालय।
वो तो लिखा ही हुआ है ना कश्मीर हिमालय। डल झील और बुलर झील है, डल झील और बुलर झील है। जबकि लवणीय झील, उसी में लिख देना, उसी में, जबकि लवणीय झील पेगोंग और सोमुरीरी, लवणीय झील है पेगोंग, नाम सुना होगा, 3 इडियट फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी। और सोमुरीरी, 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 ठीक है, उसी में लिख देंगे। कश्मीर हिमालय में सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, झेलम चेनाब इत्यादि प्रवाहित होती है। झेलम और चेनाब इत्यादि प्रवाहित होती है। इसी हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, इसी हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ मिलता है। और चरारे शरीफ मिलता है। चलिए, हो गया। तो आपका क्षेत्रीय विभाजन भी उसी में पढ़ा दिए। तो कश्मीर हिमालय के सभी बिंदु कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कौन सी मिट्टी? करेबा। किस फसल के लिए उपयोगी है? केसर की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? ईरान। तो हमारा महान हिमालय कंप्लीट। अब छोटा छोटा हिमालय है, और एक है मध्य हिमालय और दूसरा है पर्वतपदीय हिमालय। 2-2, 3-3 लाइन का है, खत्म। तो लिखेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। औसत ऊंचाई 3000 मीटर, औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। इसे लघु हिमालय, या हिमाचल में धौलाधर, हिमाचल में लिखो, हिमाचल में धौलाधर लिख दे क्या? और उत्तराखंड में नागा टिब्बा। धौलाधर और नागा टिब्बा। नागा टिब्बा और नागा टिब्बा और नागा टिब्बा, नागा टिब्बा, नागा टिब्बा के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। भारत के सभी महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, देखिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे मंसूरी नैनीताल, अल्मोड़ा रानीखेत इत्यादि। कुछ नहीं है, 4 ठो लिख लो ना। नैनीताल,
रानीखेत, अल्मोड़ा, बगल में दार्जिलिंग है, नहीं, सब इसी हिमालय में आता है। किस हिमालय में? इसी हिमालय में आता है। ठीक है, बहुत है, लेंसडाउन है, डलहौजी है, 50 ठो है। ठीक है, इंटरेस्ट रखो, ऐसे ही याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए मध्य हिमालय, मतलब लघु हिमालय जो है उसको हम लोग याद क्यों रखते हैं? तो हिल स्टेशन के कारण याद रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि सबसे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है, जिसे जम्मू कश्मीर का गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं, जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं। बनिहाल दर्रे में है जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं, गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं। यह गेटवे ऑफ कश्मीर, यह गेटवे ऑफ कश्मीर, यह गेटवे ऑफ कश्मीर पीर पंचाल श्रेणी में आता है। ये गेटवे ऑफ कश्मीर पीर पंचाल श्रेणी में आता है, पीर पंचाल श्रेणी में आता है। ठीक है, नोट में लिख देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये पूछेगा आपकी परीक्षा में। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर कश्मीर में बनाया गया है। और दूसरा, मध्य हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन युग में हुई थी। मध्य हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन युग में हुई थी। मायोसीन युग में हुई थी। मायोसीन, मायोसीन। और महान हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ओलिगोसीन। गुड। अब मायोसीन में किसकी उत्पत्ति हुई थी? मायो मध्य, मायो मो भुला जाओ तो मायो मध्य, खत्म। अब आ जाइए लास्ट, और लास्ट है शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। शिवालिक हिमालय या पर्वतपदीय हिमालय। पर्वतपदीय हिमालय माने पर्वत के पैर में, नीचे। जैसे, रुक जाओ, पहले लिखो पर्वतपदीय। इस हिमालय को शिवालिक हिमालय, वो तो लिख दिया है ना शिवालिक, हाँ ऐसे लिखो। इस हिमालय को, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है और यह सबसे नवीन हिमालय है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है और सबसे नवीन हिमालय है। यह दलदली क्षेत्र है जहां मलेरिया का प्रकोप होता है। यह दलदली क्षेत्र है जहां मलेरिया का प्रकोप होता है। यह दलदली क्षेत्र है जहां मलेरिया का प्रकोप होता है। ठीक है, आज कितना तारीख है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। ठीक है, 25 अप्रैल को, जैसे अभी बताए थे ना, विश्व वन दिवस कितने मार्च को?
21 विश्व यक्षमा दिवस। तो ये सब ध्यान रखा कीजिए, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। अब आ जाइए, हो गया। तो अच्छा, इसकी उत्पत्ति किस काल में है? इसकी उत्पत्ति है OMP, ये कोड बना लो। O से ओलिगोसिन, M से मायोसिन और P से पिलियोसिन। तो लिख देंगे इस हिमालय की उत्पत्ति पिलियोसिन युग में है। इस हिमालय की उत्पत्ति पिलियोसिन युग में है। पिलियोसिन युग में है। इस हिमालय की उत्पत्ति पिलियोसिन युग में है। कौन से युग में है? पिलियोसिन युग में। ठीक है, चलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो हिमालय है वो खत्म हो गया। तो पहला भाग क्या पढ़े? ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग क्या पढ़े? दूसरा भाग पढ़े हिमालय, हिमालय की पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी में क्या पढ़ें? महान हिमालय पढ़ें, लघु या मध्य हिमालय पढ़ें, और तीसरा शिवालिक या पर्वतपदीय हिमालय पढ़ें। अब आता है एक और हिमालय था, पूर्वांचल की हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ी। तो लिखेंगे तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्य में यह अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्य में अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल और नागालैंड में इसे, अरुणाचल और नागालैंड में इसे पटकोई बुम कहते हैं। अरुणाचल और नागालैंड में इसे पटकोई बुम कहते हैं। पटकोई, पटकोई बुम के नाम से जाना जाता है। पटकोई बुम के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय में अबोर, अबोर, मिसमी, मिसमी, डाफला, डाफला, ठीक है, डाफला, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी इत्यादि होती है। लुसाई पहाड़ी इत्यादि होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की दो महान चोटी है। इसके अतिरिक्त लिख दो, यहाँ की महान चोटियों में नमचा बरबा है। एक ही लिखो, यहाँ की महान चोटी में नमचा बरबा है। नमचा बरबा, नमचा बरबा है। नमचा, नमचा बरबा, हाँ बरबा, बरबा, बड़ी रमा। स्कूल में नहीं पढ़े थे क्या? बरबा, बरबा, नमचा बरबा है, याद रखिएगा। और यही हिमालय है जहां झूम खेती होती है, जो पर्यावरण को नष्ट करती है, जिसको श्लेष, जिसको वर्ण और जिसको स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो लिखेंगे इस क्षेत्र में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली झूम खेती, झूम खेती या श्लेष खेती, श्लेष, श्लेष खेती या वर्ण खेती या वर्ण खेती। वर्ण नहीं लिखना जानते हो? वर्ण, वर्ण खेती, वर्ण खेती, श्लेष खेती, वर्ण खेती, स्थानांतरित खेती होती है। सब कैसा खेती है?
स्थानांतरित, शिफ्टिंग, आज यहाँ करेगा कल वहाँ करेगा। तो झूम खेती या श्लेष खेती या वर्ण खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है, और ये सभी खेती क्या करता है? पर्यावरण को क्षति। पूछेगा इससे जुड़ा हुआ कौन सी जनजाति है? वो जो ऊपर में लिखे हैं मोनपा, अबोर, मिसमी, डफला, वो सब जनजाति भी है, और वो सब जनजाति ये खेती करती है। उत्तर पूर्वी में रहने वाली जनजाति कैसी खेती करती है? तो झूम खेती करती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रख लेना। कंप्लीट इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पर्वत क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, पर्वत के बाद आता है पठार, जिसकी व्याख्या अगले दिन हम लोग करेंगे। हम लोग लास्ट में यदि कोई भाग कंप्लीट होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। तो लिखो बूस्टर फैक्ट, लिखो बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट 5 एकदम हिट बताएंगे आपको। सबसे पहला लिखिए, मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक, लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है, और यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान। और यहाँ हम टिक लगा लो इस पर 10 बार। एक बार से काम नहीं चलेगा बच्ची, 10 बार टिक लगाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ लिख दे। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कहाँ है? कौन सा झील में? और वहीं पर एक भूमडिश आकृति पाई जाती है। तो भूमडिश आकृति इसी झील में पाई जाती है। लिख देंगे भूमडिश आकृति, भूमडिश आकृति इसी झील में पाई जाती है। टिक लगा दो 10 बार। 10 बार से कम लगाए तो बेकार। पाई जाती है। उसी तरह से एक मिजोरम में मोलेसिस बेसिन है। मोलेसिस, मोलेसिस बेसिन, ठीक है। ये मोलेसिस बेसिन जो है ये असंगठित और कोमल चट्टान है, जो कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। तो पूछेगा मोलेसिस बेसिन किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। मोलेसिस बेसिन का संबंध मिजोरम से। इरावती नदी म्यांमार की सहायक नदी है, म्यांमार की जीवन रेखा है। इरावती नदी, इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। जिसका संबंध मणिपुर के चिंदविन नदी से, जिसका संबंध मणिपुर के चिंदविन नदी से, चिंदविन नदी से, मणिपुर के चिंदविन नदी से, जिसका संबंध मणिपुर के चिंदविन नदी से है। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा,
यह मणिपुर के चिंदमिन के कड़ी में, मतलब म्यांमार की कड़ी में हिमालय का विस्तार अराकोन योमा, अराकोन योमा, ये कहाँ तक विस्तारित है? यह म्यांमार तक विस्तारित है, हिमालय का विस्तार अराकोन योमा, लिख देंगे हिमालय का विस्तार अराकोन योमा म्यांमार तक विस्तारित है, म्यांमार तक विस्तारित है, म्यांमार तक विस्तारित है। कहाँ तक विस्तारित है? म्यांमार तक विस्तारित है। बस इतनी बात को पचा लो। एक फूलों की घाटी लिख लो। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। एक और लिख देना, एक जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है, बिरथ हिमालय में पाई जाती है, और उसका नाम है भोटिया। उसका क्या नाम है? भोटिया। एनसीईआरटी फैक्ट है, इसीलिए इसको लिख लो। लिखेंगे बिरथ हिमालय में या महान हिमालय में भोटिया एक ऐसी जनजाति है, एक ऐसी जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है, जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है, जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है, जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। और यह गर्मी के दिनों में बुग्याल, और यह गर्मी के दिनों में बुग्याल, ऊंचा स्थान। बुग्याल क्या होता है? ऊंचा स्थान। बुग्याल में, गर्मी के दिनों में बुग्याल में, बुग्याल होता है ऊंचा स्थान। बुग्याल में रहने चली जाती है, बुग्याल में रहने चली आती है। बुग्याल हुआ ऊंचाई पे जो घास का मैदान होता है, उसको बुग्याल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बात बता दिए हैं तुमको। बस तो इतनी बात, इतनी सी बात है। अब इसको पचा कर आपको रखना है। आज मैंने पर्वत का दर्शन दिया है। अगले दिन पर्वत के बाद हम लोग पढ़ेंगे पठार, और पठार भी एक बड़ा भाग है, इसमें 1-2 कक्षा लगती है, और अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। अगले दिन हम पूछताछ करेंगे और तब क्लास की मैं शुरुआत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। तथ्यों से भरी हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर याद करना एक ध्रुव कार्य है, लेकिन लगातार सतत कहते हैं ना कि करे अभ्यास से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, घर पे रहिएगा, कॉपी को हाथ में लिए रहिएगा और बराबर रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कक्षा के भाग 2 में हम लोग चलते हैं, और कक्षा का भाग 2 इतिहास है। बिना ब्रेक दिए हुए हम इतिहास को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं इतिहास।